चलो अब स्टार्ट कर दें। टाइप 1 कंप्लीट हो गया, जो बेसिक लेवल था वो सबका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से थोड़ा सा लेवल इनहेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। चलिए, तो वैसे काफ़ी लोगों ने बना लिया है, एक बार और देख लेते हैं अपने। यहाँ पे गिवन था, यहाँ पे ए इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। जो ए है वो पैटर्नल, पैटर्नल का मतलब क्या होता है? ना ना भाई, मामा कैसे बोल रहा तू? वो मैटरनल होता है। मैं से मामा, एम से मामा, एम से मैटरनल, याद रखने का अप्रोच रख लो। और पैटर्नल मतलब फादर साइड रिलेशन में, जैसे ग्रैंड फादर तो पैटर्नल ग्रैंड फादर, दादी है, चाचा है, ताऊ है, फूफा है, इन सब का वर्ड लगेगा पैटर्नल। नानी है, मासी है, मामी है, मामा है, मौसा है, इन सब के आगे वर्ड लगता है मैटरनल, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ने बोला ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। पैटर्नल अंकल का मतलब ये माना जाएगा बाय डिफॉल्ट कि वो चाचा है या ताऊ है। फर्स्ट प्रायोरिटी चाचा ताऊ को मिलेगी। तो अगर ए पैटर्नल अंकल था, अंकल बोलते समझ आ गया, पर्सन तो मेल है, और ये चाचा या ताऊ है तो उसका कोई ना कोई भाई होगा, और बी का स्थान कुछ ये हो जाएगा। क्या किसी भी हालत या सूरत में ए के बगल में कोई महिला बैठ सकती थी? भाई अगर ऐसा होता फिर तो ए मामा हो जाता, बोलता मामे, लेकिन वो फील नहीं आता। लेकिन ए बोला पैटर्नल अंकल है तो बी आ जाएगा। क्लियर बात। और आगे बढ़ेंगे। बी हु इज द डॉटर ऑफ सी। बी जो की पुत्री है, बी जो की बेटी है किसकी? सी की। अब देखो दो बातें निकल के आती है, या तो हम सी को यहां बिठाएं या फिर सी को यहां बिठाएं। इसने क्वेश्चन ने यही तो बोला है, बी जो की डॉटर है सी की, बी जो की बेटी है सी की, तो दोनों में से कोई सा प्लेस हो सकता है, जहां तक मैंने पढ़ा। लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ता हूं मुझे चीजें क्लियर हो रही है। इसने बोला सी इज द डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब सी फीमेल है, सी बहू है। भाई क्वेश्चन यही तो बोल रहा है, सी इज द डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब फीमेल है, और किसकी डॉटर इन लॉ है? पी की है। भाई सी बहू कब कहलाएगी? जब सी का कोई पति परमेश्वर इधर, उसके ऊपर पी का स्थान, राइट। सो आई कैन से सी इज द फीमेल, सो दिस इज द परफेक्ट प्लेस फॉर सी। सी को ये कंसीडर करना पड़ेगा आपको, राइट। चलो यहां तक हम पहुंच गए थे। क्वेश्चन ही गायब हो गया, बताओ। मतलब मुझे इस तरह से चलाना पड़ेगा, वापिस बनाओ। ये कहां से निकल के आ रहे हैं? चलो भाई वापस देखते हैं। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, बी हु इज द डॉटर ऑफ सी। तो हमने कहा था सी का स्थान इधर भी हो सकता था और इधर भी हो सकता था। सो उस हिसाब से सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी। सी अगर डॉटर इन लॉ है तो मतलब सी फीमेल है। अगर सी फीमेल है तो डॉटर इन लॉ बोला भी गया है, तो पी का स्थान कुछ ही होना चाहिए। सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, राइट। और आगे बढ़ेंगे अपन यहां से। तो क्वेश्चन ने बोला है, तो बताइए हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। तो बताइए अगर ये फैमिली ट्री बन जाता, फाइनल हो जाता है, तब आप क्या करेंगे? तो इसने बोला है ए किस प्रकार संबंधित है पी से। तो हाँ ऑफकोर्स ए बेटा ही तो है, इतना क्या कंफ्यूज होना। ए बेटा है, पी का बेटा बोले तो बी सन। ठीक है, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन आसान था, बस लैंग्वेज ट्रिकी थी। और आगे बढ़ेंगे अपन यहां से क्वेश्चन नंबर 11 के बाद प्रश्न संख्या 12। हाँ ये बेहतरीन क्वेश्चन है। एक लैंग्वेज कंफ्यूज करेगी आपको यहाँ पे। और बोला जा रहा है पी इज द पीज फादर इज क्यू सन। जो पी के पिताजी हैं वो क्यू का क्या है? सन है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर आपको बनाने को कहा जाए तो आपका काम ये होना चाहिए था, सबसे पहले तोड़ो इन्फॉर्मेशन को, जैसे हम स्क्वायर क्यूब तोड़ते हैं, नंबर से ब्रेक करते हैं। पीस फादर केवल यहीं पढ़ो और रुक जाओ। पीस फादर मतलब पी के पिताजी की बात चल रही है। हाँ युवराज, पीस फादर इज, पी के पिताजी हैं, क्या है? क्यूज सन, पी के पिताजी क्यू के सन है। पी के पिताजी क्यू के सन है, तो क्यू का स्थान यहां आ जाएगा, सन भी आ गया। जो पी का पिता है वह कौन है? क्यू का बेटा है। पी का पिता जो है वो कौन है? क्यू का बेटा है। ऐसा बोला गया, मैंने अपने मन से कुछ नहीं लिखा है, राइट। आगे बढ़ो। एम इज द पैटर्नल अंकल ऑफ पी। हाँ पैटर्नल बोला मतलब चाचा ताऊ की बात चल रही है। एम अगर चाचा ताऊ है पी का, तो इस हिसाब से एम का स्थान कुछ ये बन जाए। अंकल बोला ना उसने, पर्सन शुड बी मेल, व्यक्ति मेल होगा। आगे बोला उसने एंड एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू। और जो एन है, जो एन है वह भाई है क्यू का। जो एन है वह भाई है क्यू का। ये तो बोला है एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू,
तो एन को क्यू के बगल में आना चाहिए। अब इस केस में यहां आपसे जो पूछा गया है, हाउ इज एन रिलेटेड टू एम, तो बताइए एन किस प्रकार संबंधित तो एम से, युवराज बताएगा। एन किस प्रकार संबंधित है एम से। अब यहां पर जो आपके सामने सबसे बड़ी चैलेंजिंग टास्क है वो ये है, क्यू क्यू यहां पर मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। अरे एम का जेंडर तो आइडेंटिफाई है, क्यू का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है। अगर क्यू मेल हुआ तो उस हिसाब से एन तो चाचा तो हो जाएगा, और दूसरी चीज अगर क्यू फीमेल हुई तो एन मामा हो जाएगा। लेकिन दोनों ही केस में अंकल कॉमन आ रहा है निकल के, या तो पैटर्नल अंकल या मैटर्नल अंकल, समझ रहे हो। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हम कंफर्म नहीं कह पा रहे हैं। अब जब कंफर्म नहीं कह पा रहे हैं तो दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास में, डी बी और ई बी है, कि आंसर तो आया ऑप्शन में नहीं है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी देखने को मिला, डेटा इनएडिक्वेट, ये बहुत क्लोज चला गया। मैच देखते हैं हम, क्रिकेट मैच, बाउंड्री के पास जस्ट पास में पैर अड़ गया, कैच भी कर लिया, तो 6 से आउट है। अब बताओ 6 पड़ेगा कि आउट हो गए तुम। डेटा इनएडिक्वेट टिक करें, नन ऑफ दिस टिक करें। अंशुल क्या करना चाहिए, वाई। लेकिन अंकल है ही नहीं ऑप्शन में। भाई आइडेंटिफाई तो हो रहा है अपने को कि हर हालत में क्यों मेल ही है तो अंकल होगा, या तो वो चाचा ताऊ है या फिर वो बड़ा मामा छोटा मामा कोई भी हो सकता है। और दोनों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। कि आंसर तो आ गया लेकिन आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो डेटा इनएडिक्वेट नहीं टिक करेंगे हम टिक करेंगे नन ऑफ दिस। ठीक है, सपोज करो डेटा इनएडिक्वेट की जगह अंकल लिखा हुआ आ जाता, डेटा इनएडिक्वेट की जगह अंकल लिखा हुआ आ जाता, तो मैं क्या करता, बाय डिफॉल्ट ये टिक कर रहा होता आंसर। तब मैं बाय डिफॉल्ट ये करता आंसर, भाई अंकल ही तो है, मामा को भी अंकल बोलते हैं, चाचा ताऊ को भी अंकल बोलते हैं। वो अलग बात है कि उसने मैटर्नल पैटर्न नहीं दिया तो बात की बात हो गई। लेकिन फिलहाल अंकल होता तो मैं टिक करता, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन अंकल नहीं है, मेरा आंसर तो आया है लेकिन आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है बात। तो याद रखेंगे डेटा इनएडिक्वेट टिक मत कर देना, या तो 6 हो जाएगा या क्लीन आउट हो जाओगे आप, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यू का जेंडर नहीं पता। और यहां पर बात हो रही है एन का नाम पहले आया है, तो आप एम की नहीं देखोगे, एम की नहीं सोचोगे। एम चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है, आपको एन से लेना देना है। तो एन पर फोकस, और एन के बगल में क्यू का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है, इस वजह से ये क्लैशिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ई, जहां पर गिवन होगा नन ऑफ दिस। और कई स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, तो मैंने आपको गलती से बचा लिया, आपको ये बात याद रखनी है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, क्या आंसर आया, एस एन टी, ऐसा, वेरी गुड। चलिए देखते हैं, आपसे पहली बार में जो बात बोली गई है वो ये बोली गई है कि क्यू भाई है आर का। भाई क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, अगर क्यू भाई है आर का, इसका मतलब दोनों सेम जनरेशन में होने चाहिए, यस और नो। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू जो है वह है कौन है, भाई है आर का। आगे इन्होंने बोला है पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, जो पी है वो बहन है क्यू की, कहां पर है, सेम जनरेशन पे, सेम लाइन पे। जो पी है वह है सिस्टर है किसकी, क्यू की। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि पी क्यू आर तीनों भाई बहन ही है। स्टिल आर का जेंडर नहीं पता, आगे पता कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो देखने जहां तक पड़ा है, क्लियर है बात। आई रिपीट अगेन, क्यू भाई आर का, तो क्यू भाई आर का, राइट। उसके बाद क्या बोला गया, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, जो पी है वह सिस्टर, बोले तो बहन है, तो पी बहन है क्यू की। आगे बढ़ो, टी इज द ब्रदर ऑफ एस, नहीं पता कहा है, तो साइड में बनाना पड़ेगा, प्लान बी। टी ब्रदर है किसका, एस का, टी ब्रदर है बोल तो मेल पर्सन एस, बट वी कांट डिटरमाइन द जेंडर ऑफ एस, एस शुड बी मेल और फीमेल, राइट। सो इस केस में इसने बोला टी भाई है एस का, लेकिन एस के रिगार्डिंग हम श्योर नहीं है, वह पुरुष भी हो सकता है महिला भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं यहां से, इसने बोला एस इज द डॉटर ऑफ आर। अब इसने आगे जैसे बोला तो मैं समझ पाया कि एस डॉटर है किसकी, आर की, एस डॉटर है किसकी, आर की। दोनों में कॉमन टर्म क्या है, आर और आर देखने को मिल रहे हैं,
तो मैं क्या वो देख पा रहा हूं, आर की दो संतान है जिनके नाम एस और टी है, तो उस हिसाब से आर के बिलो कौन कौन आ जाए, एस और टी, एस फीमेल है टी मेल है, कुछ बात ये देखने को मिली थी। नाउ आगे बात करते हैं, वो हु आर द नेफ्यू ऑब्लिक नीस ऑफ क्यू, नेफ्यू नीस कौन है क्यू की गिरी सर को बुला के लाओ। हाँ, तो क्यू के नेफ्यू नीस कौन है भाई, क्यू का भाई या बहन आर और उसके बच्चे एस और टी। नेफ्यू का मतलब होता है भांजा और भतीजा, नीस का मतलब होता है भांजी या भतीजी। तो सीधी सी बात है, भांजी बोलो या भतीजी बोलो ऐसे, भांजा बोलो चाहे भतीजा बोलो कौन है, टी है। तो उस केस में हमें आर के जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो यहां पर हम क्या बोल देंगे, एस एंड टी शुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाँ जी बताइए क्या आंसर आएगा, ब्रदर इन लॉ बोला गया है। फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 14 की जब मैं बात कर रहा था आपसे, तो यहां पे क्या लिखा हुआ था, ई इज द सन ऑफ ए, ई बेटा है किसका, ए का। तो ई यदि बेटा है ए का, तो जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा बनाएंगे, ई बेटा है ए का। आगे बोला गया डी इज द सन ऑफ बी, डी बेटा है किसका, बी का। अब नहीं पता साइड में लिख लेंगे, डी बेटा है बी का, लिख दिया जी आपने। आगे इसने बोला ई इज मैरिड टू सी, ई विवाहित है सी से। यदि ई मैरिड है सी से, तो ई के बगल में किसको आना चाहिए, सी को आना चाहिए। और साफ दिखाई दे रहा है ई के ऊपर प्लस का साइन, तो सी के ऊपर साइन आ जाएगा माइनस का। यदि ई मेल पर्सन है और उसकी शादी हुई सी से, तो सी ऑफकोर्स वाइफ होगी। ये चीज हो गई यहाँ पे। आगे क्या लिखा हुआ है, सी इज बीज डॉटर, जो सी है वह बी की पुत्री है, जो सी है वह बी की बेटी है, जो सी है वो किसकी बेटी है, बी की बेटी है। दोनों में कॉमन टर्म क्या निकल के आ रही है, सी। तो हम कह सकते हैं कि सी का कोई भाई जिसका नाम डी होना चाहिए। तो सी का कोई भाई है जिसका नाम क्या है, डी है, और भाई बोले तो प्लस का साइन आएगा। और डी के पेरेंट कौन है, बी है, तो सी और डी के पेरेंट कौन है, बी है। ठीक है,
हमें कोई मतलब नहीं है कि ए और बी का जेंडर इन्होंने आइडेंटिफाई किया नहीं किया, हमें मतलब कब होता जब यहाँ कुछ बात पूछी गई होती, राइट। यहाँ तो उसने कुछ पूछा ही नहीं है, यहाँ केवल बात चल रही है डी और ई को लेकर के। तो हम क्या देख पा रहे हैं, डी भाई है सी का, सी पत्नी है ई की, और सबसे पहले नाम जिसका आता है उसी के रेस्पेक्ट में आंसर किया जाता है। तो उस हिसाब से डी जो है ब्रदर इन लॉ है किसका, ई का। भाई डी साला है ई का, तो डी की सिस्टर सी है और सी वाइफ है ई की, सो उस केस में डी इज द ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ कहीं है क्या, हाँ भाई सभी का आंसर डी आया था, डी ऑप्शन शुड बी द आंसर। देखो मंजिल तक पहुंच जाना उसमें मजा नहीं है, मंजिल में जो सफर बीच हम काट रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये आंसर आ गया, बड़ी बात नहीं। मेन जो बात थी, आपने जो स्ट्रक्चर बनाया, कितनी देर में बनाया, कैसे बनाया, कौन सी बात कहां क्लिक हुई, कौन सी बात कहां क्लिक नहीं हुई, वो मैटर करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 ने बोला है ए इज द फादर ऑफ सी एंड डी। अच्छा, ए इज द फादर ऑफ सी एंड डी सन ऑफ बी। देखो यहाँ पे भी फेर है लैंग्वेज का। मैं अगर फ्लो में पढ़ता तो क्या पढ़ने में आता, अगर डायग्राम बनाता तो मेरे से क्या गलती हो सकती थी, ए फादर है किसका, सी एंड डी, तो मैं ये लिख लेता। लेकिन उसने ऐसे नहीं बोला है, उसने बोला है ए इज द फादर ऑफ सी, फिर उसने आगे लाइन ब्रेक करी और बोला एंड, और डी बेटा है बी का, ए पिता है सी का, और जो डी है वह पुत्र है बी का, डी इज द सन ऑफ बी। तो यहां मुझे कुछ इस प्रकार लिखना चाहिए था, डी इज द सन ऑफ बी। मे भी हो सकता है किसी से भी गलती ना हुई हो, लेकिन ये होने के चांसेस थे यहाँ पे, तो याद रखेंगे आप। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे, डी बेटा है बी का, डी इज द सन ऑफ बी, राइट। फिर इसने बोला ई इज द ब्रदर ऑफ ए, ई भाई है किसका, ए का, ई भाई है ए का, तो हमको ए यहां दिखाई दे रहा है, तो इसके बगल में ई को हम बिठा सकते हैं, यस और नो, अरे बिठा सकते हैं ना, ई इज द ब्रदर ऑफ ए। आगे क्या बोला इसने, इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, यदि सी सिस्टर हो किसकी, डी की, तो अब देखो कनेक्ट हो रही बातें। इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, यदि सी सिस्टर है डी की, ठीक है भाई, सी बहन है डी की, इसका मतलब दोनों भाई बहन। अगर ये सी और डी बच्चे हैं किसके, ए के, तो उस हिसाब से ए और बी कौन, मैरिड कपल, ठीक है। यदि ए हस्बैंड है तो बी को क्या होना पड़ेगा, फीमेल होना पड़ेगा। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा सा और पेयर कर लेते हैं, नीचे बी और डी है, और यहां पर ए डी है, राइट। ए मेल है तो बी को फीमेल होना पड़ेगा, और डी के रिगार्डिंग बोला था डी बेटा है बी का, और डी कौन है, बेटा है बी का। फिर इसने बोला था यदि सी बहन हो डी की, यदि सी बहन हो डी की और डी बेटा हो बी का, तो ये इंफॉर्मेशन आपस में कनेक्ट हो सकती है, राइट। अब जो बात बोली जा रही है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो बताइए बी किस प्रकार संबंधित हो ई से। तो ध्यान से देखिए, बी किस प्रकार संबंधित हो ई से, तो यहां पर बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। भाई जिसका नाम पहले आएगा उसके संदर्भ में तो उत्तर दोगे। तो यहां पर देखिए, अगर हम बात करें ऑप्शन में, आपसे गलती होने के चांस ज्यादा होंगे। अगर तुमने बी पहले पढ़ लिया तो तुम बोलोगे सिस्टर इन लॉ, अगर तुमने ई पहले देख लिया तो आंसर बनेगा ब्रदर इन लॉ। और सबसे बड़ी बात, ऑप्शन में दोनों ही दे रखे, आंसर तो हाँ हुई थी ना, तो किसी ना किसी से हो सकती थी, और 90% स्टूडेंट्स हो जाती है। बी और ई तो पूछा है, तो बी दे आंसर आपने सही निकाला, लेकिन आंसर का जो ऑप्शन का जो चुनाव है, जो आपने ऑप्ट किया ऑप्शन, वो गलत ऑप्ट कर लिया। ये गलती होने के चांसेस है, याद रखेंगे आप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं आपने कितनी मेहनत से आंसर निकाला, उसको केवल इतना मतलब है क्या तुमने सही ऑप्शन टिक मार्क किया नहीं किया। इट डजंट मैटर कि आंसर 5 सेकंड में आया कि 5 मिनट में आया, वो केवल देखेगा यहाँ पे जो आंसर वो क्या है, राइट। सो फिलहाल के लिए बी के रेस्पेक्ट में, सबसे पहला नाम बी का था तो बी के रेस्पेक्ट में आंसर करना था। तो बी वाइफ है ए की और ए का भाई है ई, तो बी यहाँ पर भाभी है और भाभी को बोला था सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ बोले तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है जी, फाइन। 15 के बाद 16 की बात करेंगे। हाँ जी बताइए क्या आंसर आया इसका, ऑप्शन नंबर डी। एंड नहीं बोलेंगे और बोलेंगे, आइदर और एंड में बहुत डिफरेंस होता है।
लिखा हुआ है क्यूज मदर, यानी क्यू की माता। जो क्यू की मदर है, जो क्यू की मदर है वह सिस्टर है किसकी, पी की। जो क्यू की मदर है वह सिस्टर है किसकी, पी की। ठीक है, आगे बोला गया एंड डॉटर ऑफ एम। अच्छा ये बताओ, इसने बोला एंड डॉटर ऑफ एम, यानी कि और बेटी है एम की। ये बेटी कौन है, कौन, मदर। मदर का तो नाम ही नहीं पता। क्वेश्चन ने क्या बोला, सुनो और समझो। लैंग्वेज फंसा रही है आपको, लैंग्वेज मारने की कोशिश कर रही है। लैंग्वेज बोल रही है कि भैया छोड़ दे मुझे, तेरे बस की बात नहीं है, अगले साल आना। नहीं, हम तो सॉल्व करेंगे, सही आंसर निकालेंगे और इसी साल सिलेक्शन लेके जाएंगे। बोला क्यू की जो मदर है वो सिस्टर है पी की। क्यू की जो मदर है वह सिस्टर है पी की। और बोला मतलब फर्स्ट पर्सन की बात चल रही है, यानी क्यू की मदर की ही बात चल रही है। और क्यू की माता बेटी है एम की, और क्यू की माता बेटी है किसकी, एम की। तो उस हिसाब से एम का स्थान कुछ ये बनना चाहिए, राइट। आगे इन्होंने बोला है बस देखो, यहां से पार पाली स्पीड ब्रेकर था तो बच गए, यहीं फंस के रह गए तो कोई आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। हमने पार कर लिया स्पीड ब्रेकर। आगे बोला है एस इज द डॉटर ऑफ पी। एस डॉटर है, यानी कि एस पुत्री है, एस बेटी है किसकी, पी की। एंड सिस्टर ऑफ टी। एंड किसके लिए बोला, पी के लिए बोला, एस के लिए बोला है, एस के लिए बोला है। एस बेटी है पी की और बहन है टी की। एस जो है डॉटर है पी की, लेकिन सिस्टर है किसकी, टी की। तो उस हिसाब से टी का प्लेस एस के बगल में आना चाहिए। स्टिल वी डोंट नो व्हाट इज द जेंडर ऑफ टी, बट स्टिल हमें कोई लेना देना नहीं टी से। हमें ये देखना हमसे पूछा क्या है और गिवन क्या है। गिवन ये है, गिवन ये है, और निकालना आपको ये है। तो सबसे पहली बार में देखा जाए तो एम के रिगार्डिंग एम का जेंडर आइडेंटिफाई करना है, टी से कोई लेना देना ही नहीं है। कुल मिला के देखना है कि एम क्या लगा टी का या एम क्या लगी टी की। तो देखा जाए तो एम का भी जेंडर नहीं पता, टी का भी नहीं पता। अब इस केस में ऑप्शन मैटर करेंगे, ऑप्शंस देखे जाएंगे क्या है। आप अगर ऐसे देखोगे तो आप सीएनडी बोल दोगे, नन ऑफ दिस टिक करके आगे बढ़ जाओगे कि भाई हमारा आंसर तो सीएनडी आ गया, लेकिन ऑप्शन था तो नन ऑफ दिस टिक किया और आगे बढ़ गए। ना भैया ना, यही तो चांस मिलेगा एग्जामिनर को नंबर काटने का, नेगेटिव करने का, आपको गेम से बाहर करने का, आपको गेम ओवर करने का। हम देखेंगे कि भाई अगर ध्यान से देखा जाए तो टी के माता या पिता पी हो सकते हैं। जो पी है या तो माता होगी या पिता होगा, और उसके ऊपर एम का स्थान है, तो पी का फादर या फिर मदर हो सकता है एम। ठीक है, सो इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर नाम एम का आया था। यदि हम एम और टी की बात करें तो टी यहां पर या तो पोता पोती है या दोहिता दोहिती है, यह बात भी श्योर है। एम की बात करें तो एम या तो दादा दादी है या फिर नाना नानी, ये भी श्योर है। लेकिन नाम एम का पहले है तो या तो दादा दादी या फिर नाना नानी। और दादा दादी हो चाहे नाना, दोनों के नाम में जो कॉमन आता है ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर आता है। ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। यहां पे इसने एंड नहीं बोला, एंड बोलते ना तो मैं ये ऑप्शन गलत कर देता, लेकिन इसने क्या बोला, और बोला है। और बोला है भाई एम जो है वो ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर कोई भी हो सकता है। तो उस केस में आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी शुड बी द आंसर, राइट। और का मतलब था दोनों में से कोई एक, एंड का मतलब होता दोनों ही। यार कैसे बोल सकते हैं हमको, तुम बोलो दादा भी वही है दादी भी वही है। समझ में आई बात, मैंने एंड क्यों काटा था। एंड इसलिए काटा क्योंकि ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर का मतलब होता है कि एम ही दादा है और एम ही दादी है, एम ही नाना और एम ही नानी है। हाउ इट इज पॉसिबल भाई। अगर मैं तुम्हारी बात करूं तो या तो तुम बेटा हो या बेटी हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो। अब ये थोड़ी कि कोई बोले कि नहीं वो उनका बेटा नहीं, मैं तो उसको बेटी समझता हूं, मेरी बेटी की तरह है। ऐसे कैसे बेटी की तरह भाई, जेंडर इक्वलिटी नाम की कोई चीज होती है। आगे बढ़ेंगे, 16 के बाद 17 बताइए। ऑप्शन में इस बार काफी बेहतरीन एक्सपेरिमेंट हुए। डी, डी का मतलब है एस इज द मैटरनल अंकल ऑफ पी। मैटरनल का मतलब क्या बताता भाई, मदर साइड रिलेशन में। मैटरनल मतलब मामा की बात होगी, मामे की बात होगी, मौसी की बात होगी, मौसा की बात होगी, नाना की बात होगी, नानी की बात होगी, यानी कि आपकी माता की तरफ परिवार साइड में जो भी लोग हैं उनकी बात होगी। सो यहां पर इन्होंने बोला कि सर ऑप्शन नंबर डी है हमारे हिसाब से। तो बाकी कितने लोग हैं जो डी बोल रहे हैं। ओके राहुल, मतलब वही तो है,
यार है, चलो चेक कर दें। क्वेश्चन ने बोला है P इज द सन ऑफ Q, यानी कि P बेटा है। ये P बेटा है किसका? Q का बेटा है जी, राइट। आगे इसने बोला जबकि Q और R सिस्टर्स है टू वन अनदर, मतलब दोनों एक दूसरे की बहनें हैं। उससे बड़ी बात, सिस्टर्स में S लगा दिया। अगर बोलते ना वाइल Q एंड R सिस्टर, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज होता, लेकिन उसने आगे और हिंट दे दी टू वन अनदर, एक दूसरे की बहनें हैं। Q और R बहनें हैं एक दूसरे की, तो उस हिसाब से Q और R को सेम जनरेशन में लाना पड़ेगा, और दोनों सिस्टर है, तो फिलहाल के लिए कुछ बात ये बननी चाहिए। क्या बोलती है ऑडियंस? आगे इसने बोला है T इज द मदर ऑफ R, T माता है R की। अब बताओ, R दिखाई दे रहा है, T का स्थान R के बिलो या अबव? बोलते ही नहीं हो। अरे दिलावर खान बोलो, T माता है R की तो स्थान ऊपर ही तो आएगा। उसके बाद बोला गया है यदि S बेटा है T का, आगे ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन है। यदि S बेटा है T का, इफ S इज द सन ऑफ T, इफ S इज द सन ऑफ T, तो T यहां पर है और सन है तो पर्सन मेल होना चाहिए। यदि S बेटा है T का, फिर इन्होंने कहा, अच्छा बस इतनी बात खत्म है। बोल रहे बताइए अब दिए गए कथन में से कौन सी बात सही है, सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो देखा जाए तो इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इन्होंने पहले बोला था, पहला ऑप्शन इन्होंने जब देखा तो क्या पढ़ा इन्होंने, T भाई है Q का। आप बताओ किस एंगल से T भाई दिख रहा है Q का? पहली बात तो T फीमेल है, तो यानी इसने पूछा करेक्ट बताओ, लेकिन ये बात तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी, S इज द कजन ऑफ P। कहां से S और P कजन है? कजन का मतलब होता है अपनी जनरेशन पे, जैसे अपने बुआ के बच्चे हो गए वो अपने कजन हो गए, अपने चाचा ताऊ के बच्चे हो गए वो अपने कजन्स हो गए, अपने मौसी मासा के बच्चे हो गए वो अपने कजन्स लगते हैं। समझ लो कहना क्या चाह रहा हूं मैं? तो सेम जनरेशन पे कहां है S और P? ये तो बात गलत बोल रहा है, ये तो एक नंबर का झुटल्ला निकला। आगे इसने बोला Q एंड S आर सिस्टर्स। अरे भैया S तो मेल है, कैसे कह सकते हो आपकी Q एंड S आर सिस्टर्स? कुछ भी जेंडर ही बदल दिया, बात गलत। उसके बाद में D को छोड़ो, थोड़ी देर के लिए E पर आओ। कहता है R ग्रैंडपा है P के। अरे कहां से ग्रैंडपा है? 3 जनरेशन चाहिए ग्रैंडपा बनाने के लिए। ये बोल रहा R दादा है P के, वो कहां से दादा भाई, वो तो फीमेल है वो तो ये ऑप्शन भी गलत। और जब सारे ऑप्शन गलत हो जाए ना तो चेक करने की आवश्यकता नहीं होती, आंख बंद करके टिक कर देना, यही तुम्हारा आंसर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ऑप्शन में नन ऑफ दिस था ही नहीं। ऑप्शन नन ऑफ दिस होते तो हम सोचते कुछ आगे, तो लेकिन फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े यहां से, और देखो कहीं ना कहीं बात सही भी, एस मामा है पी का, तो देखो पी की माता क्यू है और क्यू का भाई कौन है? एस मामा, तो एस मामा है पी का, मामा बोले तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। 2 मिनट का और ब्रेक ले लेते हैं, ताकि आपको जिसको पानी वगैरह पीना है, फिर सर आ रहे हैं तो 5 मिनट का।